हेलो फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सोशोलॉजी का जो है चैप्टर 7 भी कर लिया था, पॉलिटी और प्लस सोसाइटी के का जो चैप्टर था। उससे पहले स्टेटिफिकेशन और आपका जो है सोशल मोबिलिटी का चैप्टर हमने कंप्लीट किया था। अब जो है हम इसकी तरफ मूव करने वाले हैं। दैट इज़ हमारे पास है चैप्टर आई थिंक पॉलिटी का कर लिया गया था या हाँ, वह सोशोलॉजी का पहला चैप्टर है डिसिप्लिन। सोशोलॉजी एक डिसिप्लिन है और ये डिसिप्लिन की स्टोरी बता दी गई थी कि डिसिप्लिन कैसे बना था। इसके फादर जो अगस्त कॉम्ट थे। और डिसिप्लिन में 3 मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, जिसमें से एक था आपका एज ऑफ एनलाइटनमेंट, दूसरा था आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन और तीसरा था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ये 3 चीज़ों ने सबसे ज़्यादा रोल प्ले किया था आपका जो है इसको आई विल से डिसिप्लिन बनाने में। उसके अलावा थोड़ा सा एडवांस वर्जन में अगर हम इसे देखें तो मॉडर्निटी एंड सोशल चेंजेस इन यूरोप एंड इमरजेंस ऑफ सोशोलॉजी। जब मॉडर्निटी हुई, काफ़ी मॉडर्नाइजेशन, मतलब कि जब रिवॉल्यूशन बेसिकली था क्या। बेसिकली रिवॉल्यूशन का अगर पर्पस देखेंगे तो वो क्या है, मतलब ओल्ड ऑर्डर का न्यू ऑर्डर के साथ झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट। और न्यू ऑर्डर क्या मांग रहा है, मॉडर्नाइजेशन, चेंज। ठीक है। तो वही वाली बात है कि मॉडर्निटी एंड सोशल चेंजेस इन यूरोप एंड इमरजेंस ऑफ सोशोलॉजी। वहाँ पे जब मॉडर्निटी और सोशल चेंज आया तो उसी से इमरजेंस हुआ सोशोलॉजी का। मॉडर्निटी थिंकिंग वे और थिंकिंग डिफरेंट अपोजिशन ऑन द ट्रेडिशन। जो ट्रेडिशन में चलता हुआ आ रहा है, जो सोच चलती आ रही है, उसके अपोजिट में जो चीज़ सोचना, दैट इज़ नॉन एज द मॉडर्निटी। इन अ कॉम्पिटिटिव प्रोसेस, एक कंपैरेटिव प्रोसेस में, प्रोसेस में जब पिछले की चीज़ों से नई चीज़ें थोड़ी अलग होती है, उसको हम कहते हैं क्या, मॉडर्निटी। रेनेसेंस गेव सेक्युलर आइडियोलॉजी। रेनेसेंस ने सेक्युलर आइडियोलॉजी दी, जो कि हम काफ़ी ज़्यादा मतलब कि जो है ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी से चल रहे थे यूरोप के अंदर लोग। तो उससे थोड़ा सा जो है ये लोग सेक्युलर सोसाइटी की तरफ मूव हुए। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने इक्वलिटेरियन और इगैलिटेरियन सोसाइटी और आइडियोलॉजी की तरफ लोगों को मूव किया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने यूटिलिटेरियन जो है आइडियोलॉजी की तरफ कहीं ना कहीं मूव करने में काफ़ी हेल्प की। एज ऑफ एनलाइटमेंट, न्यू इन्वेंशन, रिवॉल्यूशन मेजर फैक्टर्स थे जिसने चेंज को क्रिएट किया। असरिंग एन एरा नॉन एज मॉडर्निटी फॉलोइंग सोशल चेंजेस अकर्ड। उससे जो है वो सोशल चेंज काफ़ी जो है अकर हुआ। ट्रांजिशन फ्रॉम फ्यूडल टू इंडस्ट्री सोसाइटी। तो आपका जो है ट्रांजिशन हुआ जब फ्यूडल से आपका इंडस्ट्री सोसाइटी पे। तो ये भी अपने आप में क्या कहलाया, ये एक सोशल चेंज था और इस सोशल चेंज की स्टडी ही सोशोलॉजी है, जो कि एक डिसिप्लिन के तौर पे बनी। ट्रांजिशन जो बताया मैंने, राइज ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का राइज भी जो है बहुत बड़ा फैक्टर था सोशोलॉजी के एक डिसिप्लिन बनाने में। बट देयर वर प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द मॉडर्निटी, लाइक पुअर वर्किंग कंडीशंस। जब ये मॉडर्निटी आई, लेकिन मॉडर्निटी के बाद क्या हुआ कि सबसे जो कहते हैं ना कि ताबूत में आखिरी कील का काम जिसने किया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, क्योंकि इसकी वजह से काफ़ी पुअर कंडीशंस थी वर्कर्स की। और न्यूक्लियर फैमिलीज थी, काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, मतलब जो जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट था कहीं ना कहीं वो टूटा। और डोमेस्टिक वायलेंस, क्राइम काफ़ी बढ़ा, फ्रिक्वेंट सेपरेशंस हुए, फेथ इन रिलीजन जो है वो काफ़ी कम हुआ, एब्सोल्यूट पॉवर्टी आई। ऑल दीज डेवलपमेंट्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय प्रेजेंट बॉडी ऑफ नॉलेज। इन सबको प्रेजेंट बॉडी ऑफ नॉलेज से एक्सप्लेन करना इज़ डिफ़िकल्ट। एंड सो देयर वॉज नीड ऑफ अनदर डिसिप्लिन। इसको जो है जो बॉडी ऑफ नॉलेज उस टाइम पे एग्जिस्ट करती थी, उससे इन्हें समझना वॉज नॉट ईजी। इसीलिए क्या हुआ कि एक अनदर डिसिप्लिन की रिक्वायरमेंट हुई विच कुड एक्सप्लेन दीज चेंजेस, फाइंड सॉल्यूशंस टू द इवन प्रेडिक्ट दीज चेंजेस। इन चेंजेस को जो है प्रेडिक्ट कर सके। देयर फॉर इमरजेंस ऑफ सोशोलॉजी। इससे जो है इसी वजह से जो है सोशोलॉजी एक सब्जेक्ट के तौर पे, एक डिसिप्लिन के तौर पे जो है वो निखर के आया। तो आपने देखा कि प्रोसेस क्या रहा कि थिंकिंग चेंज हुई, सोसाइटी चेंज हुई, रेनेसेंस आया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, एज ऑफ एनलाइटमेंट। और उससे जो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से काफ़ी सारी इंडस्ट्री बनी और उसके बाद लोग जो वहाँ काम करने आए तो उनकी कंडीशन बहुत बेकार थी। डोमेस्टिक वायलेंस थे, फ्रीक्वेंट सेपरेशन थे। तो इसीलिए सोसाइटी के बारे में अवेयर करने के लिए, लोगों को सोसाइटी की इंपॉर्टेंस को समझाने के लिए सोशोलॉजी जैसा एक डिसिप्लिन सबके बीच में लाया गया। स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट एंड कंपैरिजन विद अदर सोशल साइंस। अगर हम इसका स्कोप देखें, ठीक है, और इसका कंपैरिजन करें बाकी सोशल साइंस से, तो वी विल फाइंड आउट सो मैनी थिंग्स। जैसे इनिशियल फेज में देखिए, अगर हम 1838 से लेकर 80 के बीच में मैक्रो यूनिट्स, अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इन अ टर्म्स ऑफ मैक्रो यूनिट्स, पहले मैक्रो लेवल पे इससे अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश की गई। अगस्त कॉम्ट जो थे वो सोशल स्टैटिक्स और सोशल डायनेमिक्स जैसी चीज़ों को लेकर आए। सेंट साइमन ने सोशल फिजिक्स की बात की, इंडक्टिव अप्रोच को लाया गया, एम्पिरिसिज्म को लाया गया। सेकंड फेज़ 1880 से लेकर 1940 तक, और थर्ड फेज़ जो आप कहेंगे वो 40 से लेकर 90 तक। मतलब कि 1838 से स्टार्ट हुई कहानी और लगभग 1990 के बीच 3 फेज़ डिवाइड कर सकते हैं।
सेकंड फेज़ में देखेंगे तो थोड़ा सा पहले जो था मैक्रो में था, फिर बाद में ये थोड़ा वाइडन किया गया इसके स्कोप को, और मैक्स वेबर ने इसको माइक्रो रियलिटीज़ से भी जो है जोड़ा। वेयर इज डरकाइम कंटिन्यूड मैक्रो यूनिट्स, जो कि डरकाइम ने कंटिन्यूटी रखी मैक्रो लेवल पे ही इसकी स्टडीज़ को लेकर। सोशोलॉजी स्टार्टेड टू बी टॉट इन लार्ज नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़, उसके बाद काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में इसको पढ़ाना स्टार्ट कर दिया गया। एंड देयर फॉर सोशोलॉजी नाउ हैड टू स्कूल ऑफ थॉट्स, इसके अंदर दो स्कूल बन गए, एक था फॉर्मल स्कूल और दूसरा था सिंथेटिक स्कूल। फॉर्मल स्कूल की बात करें तो इसने इम्फेसिस किया माइक्रो फिनोमिना के ऊपर, और सिंथेटिक ने जो फोकस किया वो मैक्रो फिनोमिना के ऊपर किया। अगर फॉर्मल स्कूल में देखें, जो माइक्रो पे फोकस कर रहा था वो सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा था। सब्जेक्टिव का मतलब ये हो सकता है कि लाइक जब आप अपने आप को अपने आप को रख के जब आप स्टडी करते हैं, दैट इज़ नॉन एज द सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग, खुद को मतलब खुद से मतलब ट्राई करना। और एक हो गया सोशियो सेंट्रिज्म, जब आप समाज को सामने रखकर जब स्टडी कर रहे होते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड सोशियो सेंट्रिज्म, जो कि सिंथेटिक में था मैक्रो के अंदर। फिर उसके बाद मैक्स वेबर और डरकाइम के इस मतलब कि डिवीज़न के बाद तीसरा फेस आता है 1940 से लेकर 1990, जिसमें जो है फॉर्मल और सिंथेटिक दोनों ब्लेंड हो गए, मतलब दोनों मिल गए। और दोनों के मिलने के बाद जो है प्रेजेंट फेस जो आज की डेट में है, दैट इज़ वाइडर पैराइटिस इन द इंटरेस्ट। तो कुल मिला के जो है कैसे एज ऑफ इनलाइटनमेंट, रेनेसेंस और फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से जो है ये सोसाइटीज़ बनी, और सोसाइटीज़ जो है काफ़ी डर्टी थी, वर्किंग कंडीशंस ख़राब थे, सैनिटेशंस नहीं था, सिविक कोड नहीं था, ठीक है। इसकी वजह से जो है लोगों को सोसाइटी के बारे में अवेयर करने के लिए इस डिसिप्लिन को इंट्रोड्यूस किया गया। इसके तीन फेज़ है, 38 से लेके आपका जो है 1880 तक, 80 के बीच में जो है पहले इसको मैक्रो लेवल पे स्टडी किया गया। बाद में जो मैक्स वेबर आए उन्होंने जो है माइक्रो लेवल पे इसको स्टडी करना स्टार्ट करवाया, और 80 से लेकर वो पीरियड था 1940 तक। इसमें दो बन गए, एक मैक्स वेबर और डर्काइम। उसके बाद जो है सोशोलॉजी दो पार्ट में डिवाइड हो गई, फॉर्मल और सिंथेटिक। फॉर्मल में माइक्रो और सिंथेटिक में मैक्रो। उसके बाद जो है आपका फॉर्मल में जो है आपका मतलब ये कह सकते हैं कि सब्जेक्टिव स्टडीज़ की गई। वहीं अगर सिंथेटिक में बात की जाए तो इसके अंदर जो है सोशो सेंट्रिज्म। उसके बाद 1940 से लेकर 1990 तक जो है थर्ड फेज़, जिसके अंदर दोनों को ब्लेंड कर दिया गया, मतलब कि माइक्रो और मैक्रो दोनों मिला दिए गए, या यूँ कह लीजिए फॉर्मल और आपका जो सिंथेटिक था दोनों को ब्लेंड कर दिया गया। प्रेजेंट फेज़ की बात करें तो वाइडर वैरायटीज़ इन इंटरेस्ट, अब बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ बढ़ चुकी है इसकी। 1980s ऑनवर्ड्स, अगर 1980 से अगर आगे देखें तो वेल्थ, आईटी, बायोटेक, नेटवर्किंग, डिफेंस, इन्वायरमेंट, ये सब भी चीज़ें हैं आज की डेट में सोसाइटी को इम्पैक्ट करती हैं, और इसकी भी स्टडीज़ जो है वो इसका एक पार्ट बन चुकी है। नो वे टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन ट्रू एंड अनट्रू स्टोरीज़ कोई रास्ता नहीं है डिफ्रेंशिएट करने का बिटवीन ट्रू एंड अनट्रू स्टोरीज़ के अंदर, ठीक है। डिस्कोर्स एनालिसिस मल्टी डिस प्राइमेसी लाइक, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुल मिला के आपने फेस देखे, उसका कंपैरिजन करें सोशोलॉजी का अगर हिस्ट्री के साथ, क्योंकि मैंने पहले भी बता रखा है, याद होगा एक जॉन सिली ने कहा था कि हिस्ट्री विदाउट सोशोलॉजी हैज़ नो फ्रूट, एंड सोशोलॉजी विदाउट हिस्ट्री हैज़ नो रूट, ये नो रूट, या ये स्टेटमेंट याद होगा आपको, जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट था, ठीक है। उसके बाद आपका जो है सोशोलॉजी और हिस्ट्री में डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंट इवेंट्स की स्टडी करता है सोशोलॉजी, वही डिफरेंट इवेंट को डिफरेंट इन सिमिलर इवेंट्स में जो है डिफरेंट डिफरेंसेस देखने की कोशिश करता है हिस्ट्री आपका जो है। तो फोकस रखता है पैटर्न ऑफ इवेंट के ऊपर, एनालिटिकल जनरलाइजिंग ऑन नोमोथेटिक स्टडी करता है, वहीं वहाँ पे जो है हिस्ट्री डिस्क्रिप्टिव करता है, पार्शियल एंड अराइजिंग इंडोग्राफिक। सोशियो विदाउट हिस्ट्री इज़ रूटलेस एंड हिस्ट्री विदाउट सोशोलॉजी इज़ फ्रूटलेस, जैसा कि कहा गया था पहले भी। हिस्ट्री इज़ अ पास्ट सोशोलॉजी एंड सोशोलॉजी इज़ द प्रेजेंट हिस्ट्री, ठीक है। सोशोलॉजी और इकोनॉमी के अंदर भी डिफरेंसेस है। मैंने बताया था कि इकोनॉमी के अंदर एडवर्टाइजमेंट्स और इन सब चीज़ों को डिसाइड करने के लिए आपको पहले सोशोलॉजी समझनी पड़ेगी, सोसाइटी समझनी पड़ेगी, किस तरह का सामान आपको उतारना है, किस जगह पे, कहाँ की रिक्वायरमेंट, कहाँ का डिमांड, कहाँ का क्या है, वो सारी चीज़ें समझनी होती है। फिर सोशोलॉजी और कॉमन सेंस। सोशोलॉजी और कॉमन सेंस की अगर बात करें तो कॉमन सेंस में एल्फ्रेड स्क्रूटेज कहते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड टिपिकल स्टॉक्स ऑफ टेकन फॉर ग्रांटेड नॉलेज एंड जनरली क्वेश्चनड। कॉमन सेंस इज अ स्टेटस क्वेस्ट बट सोशोलॉजी प्रोफेस एक्टिव चेंजेस। याद होगा कि इसके बारे में हमने आई थिंक 11th स्टैंडर्ड में स्टडी किया था कि अगर सोशोलॉजी और कॉमन सेंस में अगर डिफरेंस देखें तो कॉमन सेंस इज़ बेस्ड अपॉन एजम्पशंस, रेदर सोशोलॉजी इज़ बेस्ड ऑन आई विल से evidences, or rather you will say
आपका जो है एम्पिरिकल स्टडीज़ के थ्रू जो है सोशोलॉजी डिफाइन करता है अपने आप को। कॉमन सेंस जो है वो एक्सप्लेन करता है बहुत सारी चीज़ों को इरेशनली, जैसे पॉवर्टी इज़ ड्यू टू विश ऑफ गॉड, जैसे कि कॉमन सेंस कहता है कि भाई गरीबी जो है वो भगवान की मर्जी है, दीज आर। जबकि सोशोलॉजी जो है उसे वेरीफाई करता है वो कहता है कि नहीं, सेल्फ करेक्टनेस की ज़रूरत है, एकेडमिक डिसिप्लिन्स और आपका जो है स्टीरियोटाइप्स पे काफ़ी ज़्यादा अटैक करता है सोशोलॉजी। सोशोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। सोशोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस में अगर हम डिफरेंस देखें तो सोशोलॉजी सोशल कॉन्सेप्ट सच एज एथनिसिटी, कास्ट, जेंडर, सोशल क्लास, रिलीजन यूज टू मोबिलाइज पीपल पॉलिटिकली एंड फॉर्मेशन ऑफ सोशोलॉजी हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग पॉलिटिकल बिहेवियर इंक्लूडिंग वोटिंग पैटर्न, ठीक है ना। काफ़ी मतलब वोटिंग पैटर्न्स इस सबको डिफाइन करने में, डिसाइड करने में जो है सोशोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। वही प्रोटेस्ट, सोशल मूवमेंट, राइट मूवमेंट्स, प्रेशर ग्रुप, नेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें और भी बहुत सारे जो हैं मतलब कि डिसिप्लिन के साथ जो है सोशोलॉजी को कंपेयर किया जा सकता है, जैसे कि आपका एंथ्रोपोलॉजी के साथ, फिलॉसफी के साथ, साइकोलॉजी के साथ। इसके बारे में हम पहले ही कर चुके हैं, यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम इसके बारे में। उसके बाद देखेंगे उसके बाद चैप्टर 2। अब हम चैप्टर 2 देख रहे हैं। चैप्टर 2 किसके बारे में बात करता है कि साइंस, साइंटिफिक मेथड एंड क्रिटिक। सोशोलॉजी एक साइंस भी है, इमर्ज ड्यू टू चैलेंज्ड पोस्ट बिफोर मॉडर्निटी, क्या क्या चैलेंजेस रहे इसके सामने। इनिशियल सोशोलॉजिस्ट वांटेड टू डेवलप सोशोलॉजी ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल साइंस, पहले चाहते थे कि नेचुरल साइंस के बेस पे से चेंज किया जाए, बट इट वाज फाउंड सोशोलॉजी कुड नॉट स्टैंड ऑल पैरामीटर्स ऑफ नेचुरल साइंस, ये जो सोशल साइंस जो नेचुरल साइंस के सारे पैरामीटर्स पे स्टैंड नहीं कर सकता। साइंटिफिक मेथड वाला के अंदर देखें तो मेथड, प्रोसीजर फॉलोड बाय वाइल कंडक्टिंग अ रिसर्च, इसमें एक मेथड है, प्रोसीजर है जिसको फॉलो किया जाता है, तो इससे भी कहा जा सकता है कि ये एक रिसर्च है जो हम साइंस की तरह देख सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाइपोथेसिस, कलेक्शन ऑफ डाटा, चेकिंग रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, टेस्टिंग हाइपोथेसिस विद फैक्ट्स, डेवलप जनरल लॉज एंड थियोरीज, presentation of data and needs to be objective and no place for prejudice and emotions। तो ये सब चीज़ें जो देखेंगे आप, इसकी वजह से आप कह सकते हैं कि सोशोलॉजी जो है वो एक साइंस भी है, क्योंकि इसके अंदर अपना एक मेथड है, डाटा है, रिसर्च है, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से ये भी अपने आप में एक साइंस की तरह भी देखा जा सकता है। चैप्टर 3 जो है इसका, चैप्टर 3 आई थिंक मेरे हिसाब से चैप्टर 3 इसका जो है, या चैप्टर 3 जो है वो किसकी बात करता था। चैप्टर 3 रिसर्च मेथड एंड एनालिसिस की बात करता था, ठीक है। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड्स हो गए, टेक्निक्स ऑफ डाटा हो गए, डाटा कलेक्शन हो गए, वेरिएबल्स, सैम्पलिंग, हाइपोथेसिस, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, लाइफ हिस्ट्रीज, पायलट स्टडीज, सोशल सर्वे, क्वेश्चनरीज, इंटरव्यूज़, एथनोग्राफी, क्रिटिकल एथनोग्राफी, ये सारी चीज़ें, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी की सारी जो हैं इसके एक रिसर्च के आपके मतलब मेथड्स एंड एनालिसिस हैं, जिसके थ्रू जो है सोशोलॉजी को स्टडी किया जाता है। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंटली समझना है, इसके बारे में डिटेल में हम आगे की क्लासेस में देखेंगे। फ़िलहाल आपको बस बताया जा रहा है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें क्रिटिकल मास ऑफ वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन रिसर्च करने के लिए नेटवर्क, एक मिनट, नहीं सॉरी, चैप्टर 4 की तरफ चलते हैं, सोशोलॉजिकल थिंकर्स। यहाँ पे कहानी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ठीक है। अगर ये हो गया हमारा तो फिर हमारे 6 चैप्टर्स हो जाएंगे, तो इसीलिए ये थोड़ा सा ध्यान से। सोशोलॉजिकल थिंकर्स में सबसे पहले कार्ल मार्क्स है। कार्ल मार्क्स इन्विजनड a revolutionary society in which everyone's need are met and no class divisions exist। इन्होंने कहा कि हम एक ऐसे मतलब कि ऐसा रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी बनाएंगे जिसके अंदर कोई क्लास डिवीजन नहीं होगा और हर जगह इक्वालिटी रहेगी। दिस सिस्टम ऑल्सो नोन एज अ सोशलिज्म वॉज मार्क्स विजन फॉर द परफेक्ट सोसाइटी। मार्क्स को कहा जाता है कि मार्क्स एक यूटोपियन थे, आइडियलिस्टिक थे, विजनरी थे। तो उन्होंने जो बातें कही वो प्रैक्टिकल ग्राउंड पे वॉज नॉट रियल, बट हाँ इसको जो है मतलब कि एक तरह से आप यूँ देख सकते हैं कि लाइक जैसे कि मतलब यू कैन से लाइक कि वो चाहते हैं कि इस तरह का हो जाए, जो कि शायद थोड़ा सा पॉसिबल कम लगता था। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि बुक्स अगर इनकी देखें, सबसे बड़ी बात है इनकी बुक्स कौन कौन सी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे हम डिटेल में देखने वाले हैं कौन कौन सी बुक है इनके पास। मार्क्स की बुक, मार्क्स के पास जो बुक्स हैं, कार्ल मार्क्स के पास जो बुक है, पहली बुक इनके पास जो है दैट इज़ आई विल से कंट्रीब्यूशन। पहले हम वही ऐसे लिख लेते हैं जैसे पता है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है इनकी। और फिर उसके बाद दास कैपिटल, दास कैपिटल इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बुक ऑफ कार्ल मार्क्स। उसके बाद दास कैपिटल के बाद जो है आपका कंट्रीब्यूशन
contribution to the critic to the critic contribution to the critique of political economy. It's a very important book of Karl Marx. उसके बाद चौथा जो है दैट इज़ रिवॉल्यूशंस एंड काउंटर रिवॉल्यूशन रिवॉल्यूशन पांचवी बुक इनके पास जो है चलो अभी देखते हैं कौन कौन सी बुक है, और भी बुक आएंगी काफ़ी सारी। तो इनकी कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी, जो कंट्रीब्यूशन है कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है कार्ल मार्क्स की। एंड दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स जो है वो एक डायनेमिक व्यू है। प्रोडक्शन रिप्रेजेंट्स द मटेरियल फैक्टर्स एंड सोसाइटी चेंजेस विद द चेंजिंग मटेरियल फैक्टर्स। तो याद होगा कि इनकी थ्योरी के अंदर हमने कहा था कि जो कॉन्सेप्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है, इनका जो कॉन्सेप्ट है वो किस पे आधारित है, मोड ऑफ प्रोडक्शन पे, मोड ऑफ प्रोडक्शन, यू नो वेरी वेल। और इसमें जो है क्या बताया था इन्होंने कि पहले क्या कहते हैं आपका जो है प्रिमिटिव कम्युनिटी हुआ करती थी, उसके बाद वो चला गया फ्यूडल, उसके बाद वो चला गया स्लाव्स के अंदर, स्लाव्स के बाद वो चला गया आपका फ्यूडलिज्म, फिर कैपिटलिज्म, फिर उसका सोशलिज्म आएगा। तो दैट इज़ ऑल। जो ये इस तरह से ये सोचते हैं, ये मोड ऑफ प्रोडक्शन जैसे जैसे चेंज हुआ, तो कहते हैं कि सोसाइटी चेंजेस विद द चेंजिंग मटेरियल। कह रहे हैं कि इवोल्यूशन सोसाइटी अकॉर्डिंग टू मार्क्स डायनेमिक व्यू, प्रोडक्शन रिप्रेजेंट्स द मटेरियल फैक्टर्स एंड सोसाइटी चेंजेस विद द चेंजिंग मटेरियल फैक्टर्स। जैसे प्रिमिटिव कम्युनिज्म था पहले, उसके बाद जो है फ्यूडलिज्म आया, रदर यू कह लीजिए कि क्या कहते हैं मतलब स्लाव, फ्यूडलिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, ठीक है ना, दैट इज़ ऑल। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में ये वाली बात सारी कहाँ लिखी है इन्होंने, ये सारी लिखी है कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी में कार्ल मार्क्स कहते हैं कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी, कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी में ये लिखते हैं कि जो उनका जो कॉन्सेप्ट है वो किस बेसिस पे है, मोड ऑफ प्रोडक्शन पे है। मोड ऑफ प्रोडक्शन का मतलब कि पहले क्या था, पहले आपका जो है पहले के टाइम पे जो है प्रिमिटिव कम्युनिज्म हुआ करता था, फिर आया स्लाव, फिर आया आपका फ्यूडलिज्म, फिर कैपिटलिज्म, इंडस्ट्रियलिज्म, उसके बाद जो है आपका सोशलिज्म एंड दैट, या कम्युनिज्म आप कह सकते हैं। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में इन्होंने जो है थ्योरी ऑफ क्लास और क्लास स्ट्रगल के बारे में बताया। जैसे याद होगा इनकी एक फेमस कॉट है कि हिस्ट्री ऑफ हिदर टू ऑफ एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज़ द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। ये कार्ल मार्क्स का जो है वो है हिस्ट्री ऑफ हिदर टू एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज़ द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। वेरी गुड, ये कॉट याद हो गया। उसके बाद जो है क्या कहते हैं आपका जो है अर्निंग प्रॉफिट्स, अर्निंग वेजेस, इसके ऊपर इन्होंने काफ़ी सारी थ्योरीज दी है कि थ्योरी ऑफ क्लास और क्लास स्ट्रगल क्या रहा है। उसके बाद रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन जर्मनी में जो हुए, ये इनकी बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इसमें कार्ल मार्क्स बात करते हैं 8 क्लासेस इन दिस बुक, 8 क्लासेस की बात करते हैं और क्लास पोलराइजेशन की बात करते हैं। लंपन प्रोलिटेरिएट मतलब एक्सट्रीम पुअर, एक वर्ड है इनके लिए लंपन प्रोलिटेरिएट, लंपन प्रोलिटेरिएट वर्ड इस्तेमाल करते हैं, एक्सट्रीम पुअरनेस को बताते हैं उसके अंदर। उसके बाद हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, फर्स्ट एज अ ट्रेजिडी एंड सेकंड एज अ फेरस, ये भी कार्ल मार्क्स की बहुत इंपॉर्टेंट कोट है, ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद मैच्योर कंडीशंस फॉर रिवॉल्यूशन, ये कहते थे कि जब ऐसी कंडीशन आएगी कि जब कैपिटलिस्ट बहुत हावी हो जाएगा तो एक मैच्योर कंडीशन तैयार हो जाएगी रिवॉल्यूशन के लिए। रिवॉल्यूशन विल नॉट अकर ऑन इट्स ऑन, ये खुद से नहीं होगा बट ओनली व्हेन मैच्योर कंडीशन विल एग्जिस्ट, ठीक है। दिस कंडीशन इंक्लूड इमरजेंस ऑफ क्रिटिकल मास ऑफ वर्कर्स, आपके लिए 3-4 चीज़ें होनी ज़रूरी है। पहली बात तो मास ऑफ वर्कर होना चाहिए, भीड़ होनी चाहिए वर्कर्स की काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशंस अमंग द वर्कर्स, उनके बीच में एक नेटवर्क होना चाहिए कम्युनिकेशन का। इमरजेंस अवेयरनेस ऑफ अ प्रॉपर आइडियोलॉजी गिवन बाय द लीडरशिप, उनके अंदर एक प्रॉपर आइडियोलॉजी होनी चाहिए लीडरशिप की,
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या बताते हैं, उसके बाद बताते हैं कि इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ कॉमन एनिमी, एनिमी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिवॉल्यूशन लेके आ सकते हो तो आप लाना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे पहले है कि सोसाइटी में क्या एनिमी है उसको क्रिएट किया जाए। विदाउट एनिमी अगर आप सोच रहे हैं कि मतलब जो है आप ले आएंगे रिवॉल्यूशन, तो भैया लड़वाएंगे किसके खिलाफ? लड़वाने के लिए तो पहले ये तो होना चाहिए ना कि किसके खिलाफ लड़वाना है, तो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न। उसके बाद अगर देखेंगे तो डीज नेचर कंडीशंस आर मोस्टली प्रीसीडेड बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस एंड विच हार्म द हैव नॉट्स। तो ये सारी की सारी चीज़ें होंगी इकोनॉमिक क्राइसिस से, जो कि हार्म करेगी किसको? हैव नॉट्स को। हैव्स और हैव नॉट्स की थ्योरी भी जो है इन्हीं की है, ध्यान रखना। इनके कॉन्सेप्ट दो तरह के हैं, मोड ऑफ प्रोडक्शन, एक हैव और हैव नॉट्स, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे चले, ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे चले तो आपका जो है एलियनेशन। अब एलियनेशन की एक इन्होंने मोड ऑफ प्रोडक्शन, हैव और हैव नोट्स, ठीक है। इसके बाद मतलब कि इनके कॉन्सेप्ट को अगर हम देखें तो इनके कॉन्सेप्ट को ऐसे कर लो, एक काम करो, मोड ऑफ प्रोडक्शन समझ में आ ही गया है, ठीक है। एक तरफ इनके कॉन्सेप्ट जो है, इनके कॉन्सेप्ट में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हैव और हैव नोट्स, हैव एंड हैव नोट्स, ठीक है। उसके बाद मोड ऑफ प्रोडक्शन, उसके बाद एलियनेशन, ये भी इन्होंने दिया था, इसकी थ्योरी भी इन्होंने दी थी, ठीक है ना। इन्होंने इसको दिया था अपनी बुक इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मनुस्क्रिप्ट, ठीक है ना। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मनुस्क्रिप्ट्स जो इन्होंने लिखी थी 1844 में, इस बुक के अंदर जो है इन्होंने ये लिखा था, ध्यान रखना। कौन सी? इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मनुस्क्रिप्ट। एंड एक क्या है? द क्रिटिक ऑफ द contribution to the critic of the political economy। एक है contribution to the critic of political economy, दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशंस, और उसके बाद जो है आपका सोशल एंड पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मनुस्क्रिप्ट। तो इसमें इन्होंने इसके बारे में जिक्र किया था। उसके बाद आते हैं एमाइल डरकाइम। तो इसके बाद 4-5 बुक जो है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो दास कैपिटल, कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ इकोनॉमिक कैपिटल, पॉलिटिकल इकोनॉमी, कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। पहला क्या है? दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो दास कैपिटल, कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी, उसका रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन, उसके बाद इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मनुस्क्रिप्ट। इनके 3 कॉन्सेप्ट है, हैव नोट्स, उसके बाद आपका है मोड ऑफ प्रोडक्शन और एलियनेशन। हैव एंड हैव नोट्स, मोड ऑफ प्रोडक्शन एंड एलियनेशन, हैव एंड हैव नोट्स, मोड ऑफ प्रोडक्शन एंड एलियनेशन, हैव एंड हैव नोट्स, मोड ऑफ प्रोडक्शन एंड एलियनेशन, हैव एंड हैव नोट्स, मोड ऑफ प्रोडक्शन एंड एलियनेशन, हैव एंड हैव नोट्स, मोड ऑफ प्रोडक्शन एंड एलियनेशन, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल। उसके बाद एमएल डरकाइम आते हैं। एमएल डरकाइम जो है उनके 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला है एमएल डरकाइम के 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप देखेंगे तो कौन से हैं एमएल डरकाइम के पॉइंट्स? एमएल डरकाइम जो है इनके 4 पॉइंट्स कौन कौन से हैं? इसमें जो है एक है आपका सोशल फैक्ट्स, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कि टिल्टेड थे सोसाइटी की तरफ। डिवीज़न ऑफ लेबर, ठीक है। उसके बाद जो है आपका सुसाइड के बारे में भी इन्होंने लिखा था काफ़ी ज़्यादा, ये आपने पहले भी देखा हुआ है। और रिलीजन, ठीक है, रिलीजन। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि देखो, सोशल फैक्ट की बात इनकी बुक है मॉन्टेस्क्यू एंड रूसो इन 1892 में इन्होंने लिखी थी। इंस्टीट्यूशनल रिलीजन एजुकेशन मोरालिटी, ये एक फैक्ट है। स्ट्रक्चरल मॉर्फोलॉजिकल हाउसिंग क्लोथिंग पैटर्न, नॉन इंस्टीट्यूशनल में राइट्स सुसाइड्स दीज आर, एंड पैथोलॉजिकल में नॉन इंस्टीट्यूशनल में राइज स्पॉन्टेनियसली, और पैथोलॉजिकल में राइट्स एंड सोसाइड्स हैं। स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट में रूल्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्लासिफिकेशन एंड रूल्स ऑफ डिस्टिंक्शंस एंड एक्सप्लेनेशन, ये सारी चीज़ें भी इन्होंने की हुई है, जिसके बारे में डिटेल में आगे देखेंगे हम। डिवीजन ऑफ लेबर में बता रखे हैं इवॉल्व्स विद द सोसाइटी विच इंटीग्रेट्स डिसइंटीग्रेट सोसाइटी। उसके बाद सुसाइड के बारे में बता रखा है नॉट साइकोलॉजिकल एंड सोशल फिनोमिना, ये कहते हैं कि ये कोई साइकोलॉजिकल नहीं बल्कि एक सोशल फिनोमिना है सुसाइड। एनी डेथ कॉज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एज बाय अ पॉजिटिव और नेगेटिव एक्शन ऑफ द विक्टिम हिमसेल्फ विच ही नोज विल प्रोड्यूस दिस रिजल्ट।
कह रहे हैं कि ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक पॉजिटिव या नेगेटिव एक्शन है कि जो कि उसको पता है कि उसको अल्टीमेटली ये कॉन्सिक्वेंसेस दिखाएंगे। और चौथा है रिलीजन। रिलीजन के बारे में उनका कहना है कि इनकी एक बुक है एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। और ऊपर जो बुक लिखी इन्होंने कौन सी, मॉन्टेस्क्यू एंड रूसो। मॉन्टेस्क्यू एंड रूसो एक बुक है, और एक बार एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ ये दूसरी बुक है इनकी, 1912 में लिखी हुई है। ठीक है, इसमें कहते हैं कि रिलीजन इज अ यूनिफाइड सिस्टम ऑफ बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस रिलेटिव टू सैक्रेड थिंग्स। कहते हैं कि रिलीजन इज अ यूनिफाइड सिस्टम ऑफ बिलीफ्स, रिलीजन इज अ यूनिफाइड सिस्टम ऑफ बिलीफ। रिलीजन जो है एक यूनिफाइड सिस्टम ऑफ बिलीफ्स है एंड प्रैक्टिसेस है रिलेटिव टू सैक्रेड थिंग्स, 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 ध्यान रखेंगे। ठीक है, दैट इज़ ऑल। उसके बाद मैक्स वेबर की बुक है मैथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेस, मैथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेस, मैथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेस बुक है मैक्स वेबर की। एनी एक्शन इज सोशल इफ़ मीनिंग अटैच टू इट बाय द एक्टर। कोई भी एक्शन जो है वो सोशल कहलाएगा अगर उसके अंदर, ये बहुत ज़्यादा टिल्टेड थे सॉरी सोसाइटी को लेकर। ये कहते थे कि हर चीज़ हर एक्शन सोशल है अगर उसके अंदर जो है वैल्यू अटैच कर रखा है आपने कोई, या मीनिंग अटैच कर रखा है। इनके एक्शंस में 4 तरह के एक्शंस इन्होंने बताए, ट्रेडिशनल और बिलीफ, अफेक्टिव, वैल्यू रैशनल एंड रैशनल, लाइक दीज थिंग्स। ठीक है, लेजिटिमेट पावर इज़ अथॉरिटी, लेजिटिमेट पावर इज़ अथॉरिटी, ऐसा कहते थे मैक्स वेबर। टालकोट पार्सन्स की अगर हम बात करें, ये कंबाइनिंग माइक्रो एंड मैक्रो, इन्होंने बुक लिखी द स्ट्रक्चर ऑफ द सोशल एक्शन 1937 में। एक्सटेंशन ऑफ द थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन ऑफ मैक्स वेबर, मैक्स वेबर ने जो थ्योरी दी थी सोशल एक्शन की, उसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया था टालकोट पार्सन्स ने। और AGIL का एक मॉडल इन्होंने दिया हुआ है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। उसका रॉबर्ट मर्टन आते हैं, रॉबर्ट मर्टन जो है समराइज़ करते हैं, मॉडिफाइड करते हैं ऑल अर्लियर फंक्शनल अप्रोचेस इनटू 3 पोस्टुलेट्स, जो हैं ये सारी थ्योरीज़ को जो है मतलब मॉडिफाई करते हैं। फंक्शनल यूनिटी, फंक्शनल इंडिस्पेंसिबिलिटी और यूनिवर्सल फंक्शनलिज्म के ऊपर इन्होंने काफ़ी कुछ कहा था। फंक्शनल पैराडाइम थ्योरी एंड मिडल रेंज थ्योरी, डेविएंस, एनोमी और नॉन कन्फर्मिटी टू नॉर्म्स ऑफ एंड पॉलिसी इन्होंने दिया है। गैफरमैन और वी ऑल आर सोशली डेविएंट, ये भी एक थ्योरी है। जॉर्ज हर्बर्ट मीड इज़ नॉन फॉर डेवलपिंग एन इवोल्यूशनरी थ्योरी कंबाइनिंग बॉडी माइंड सेल्फ सोसाइटी। जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने जो थ्योरी दी हुई है उसमें है कि इन्होंने डेवलपिंग इवोल्यूशनरी थ्योरी, इनकी इवोल्यूशनरी थ्योरी के बारे में है जो बहुत स्लो प्रोसेस में है, कंबाइन करता है बॉडी माइंड सेल्फ को सोसाइटी से। बॉडी माइंड सेल्फ सोसाइटी सब एक है। थ्योरी ऑफ सेल्फ, एम्पिरिकल, प्रैग्मेटिस्ट और कॉस्मोलॉजिकल, इवोल्यूशनरी, नॉन डुअलिस्टिक, डायमेंशंस ऑफ मीड, ये सारी की सारी चीज़ों पे। तो हमने 6 लोगों के बारे में देखा, कौन कौन से थे। कार्ल मार्क्स हो गए आपके, उसके बाद एमाइल डर्कहाइम हो गए, मैक्स वेबर हो गए, टालकोट पार्सन्स हो गए, उसके बाद आपका जो है मर्टन हो गए, रॉबर्ट मर्टन हो गए, और आपके जो है जॉर्ज हर्बर्ट मीड, इन सब के बारे में। ठीक है ना, ध्यान रखना। उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म होता है सोशोलॉजिकल थिंकर। ठीक है, ये 6 जो सोशोलॉजिकल थिंकर के बारे में दे रखा है सिलेबस के अंदर। ओके, अब देखते हैं ज़रा रिलीजन एंड सोसाइटी। रिलीजन एंड सोसाइटी का जो चैप्टर है, आई थिंक रिलीजन एंड सोसाइटी का चैप्टर हमारा जो है रिलीजन एंड सोसाइटी, रिलीजन एंड सोसाइटी कहाँ गया, चैप्टर 8। इसके अंदर बता रखा है रिलीजन एंड सोसाइटी के अंदर क्या बोल रखा है। इसके अंदर बता रखा है रिलीजन और सोसाइटी। ठीक है, तो रिलीजन और सोसाइटी में बता रखा है कि ट्राई टू एक्सप्लेन रिलीजन इन टर्म्स ऑफ द ह्यूमन नीड्स। इन्होंने रिलीजन को जो है ह्यूमन नीड्स के अकॉर्डिंगली ढाला हुआ है। ठीक है, इन्होंने थियोलॉजी की जगह थियालॉजी कहा है, मतलब कि गॉडेस। इन्होंने जो है फीमेल्स को, मतलब कि आपका देवियों को जो है ऊपर रखने की कोशिश की है। सेक्ट, सेक्ट का मतलब होता है डेविएंट ग्रुप। जैसे मान लीजिए कि एक होता है रिलीजन, एक होता है सेक्ट और एक होता है कल्ट। तो सेक्ट का मतलब होता है जो पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए कि जो रिलीजन से थोड़ा सा डाइवर्ट, थोड़ा सा अलग चल रहा है, तो वो सेक्ट हो गया, संप्रदाय। अराइज ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ अ रैपिड सोशल चेंज, मान लीजिए कोई सोशल चेंज की वजह से जो है वो अपने आप को थोड़ा सा अलग दिखाना चाह रहे हैं, तो दैट इज़ अ सेक्ट। कल्ट्स का मतलब हो गया विद द टेकिंग
rapid changes in the industrial society when increased individualism, heterogeneity, alienation, powerlessness एंड डेविएंट रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। तो कुल मिला के दोनों डेविएंट रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सेक्ट। अब सेक्ट और कल्ट को जो कह सकते हैं क्या, कि दीज आर द डेविएंट डेविएंट रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, डेविएंट रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। वेबर और जो आपका वेबर और ट्रॉटसन ये कहते हैं कि डिफरेंस बिटवीन द सीटेड कल्ट एंड सेक्ट। तो सेक्ट को बताते हैं कि स्ट्रिक्ट मेंबरशिप चाहिए होती है इसके लिए, उसके अंदर वॉलेंट्री है कल्ट के अंदर। उसके बाद आपका जो है डिसेंट और नॉट नेसेसरली इन मॉडर्न सोसाइटीज़ में कल्ट पाई जाती है। अट्रैक्ट लार्ज क्राउड्स, इसमें सेक्ट में काफ़ी लार्ज क्राउड होता है, इसमें स्मॉल साइज होता है। और इसके अंदर जो है अनइक्वली लेजिटिमेट होते हैं, उसमें प्लूरलिस्टिक लेजिटिमेट होते हैं, ठीक है। रेयर विल्स कहते हैं कि रिस्पेक्टेबल डेविएंट चर्च एंड सेक्ट डोनेशन कल्ट फ्लोरिस्टिक, ठीक है। रिलीजन को साइंस के तौर पे बोथ आर फॉर्म ऑफ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, कह रहे कॉमनलैटिस कॉमन अंडरस्टैंडिंग, क्यूरियोसिटी, कॉपरेशन, पर्सोनल वे वॉर्स coming together. Science is taken on face value through experimentations, whereas religion is taken as a faith value. साइंस को फेस वैल्यू पे लिया जाता है, जबकि जो है आपको जो रिलीजन है वो आपका जो है फेथ वैल्यू पे डिपेंड। जाहिर सी बात है, रिलीजन फेथ पे डिपेंडेंट है, वही जो है आपका साइंस जो है वो फेस वैल्यू पे है, कि भाई उसको वो चीज़ दिखेगी तो उस चीज़ को मान पाएगा, अदरवाइज़ वो नहीं मान पाएगा। तो ये कहीं ना कहीं हमेशा रहा ही है, ठीक है, साइंस के अंदर। ये चीज़ आपको नोटिस होंगी, आप देखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। ये तो चीज़ें रहती है साइंस के अंदर। उसका कह रहा है कि प्लेड अ मेजर रोल इन सेक्युलराइजेशन ऑफ कॉस्मोस। साइंस ने काफ़ी ज़्यादा मेजर रोल प्ले किया है इस पूरे कॉस्मोस को जो है सेक्युलर करने में, वरना हर चीज़ का देवीकरण हो जाता था, यू नो दैट, दुनिया के अंदर पहले। लेकिन इन्होंने बताया कि इसमें कोई देवीय शक्ति नहीं, बल्कि एक साइंटिफिक रीजन्स हैं इसके। तो इसको पूरा करने में, सेक्युलरिज्म लाने में जो है कॉस्मोलॉजी के अंदर जो है, उसमें भी साइंस ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। साइंस के अंदर क्या है, साइंस टेक्नोलॉजी और सोशल चेंज। साइंस टेक्नोलॉजी और सोशल चेंज में अगर हम देखें साइंस टेक्नोलॉजी और सोशल चेंज, ठीक है। साइंस टेक्नोलॉजी और सोशल चेंज के अगर देखते हैं बाय द वे, ठीक है, तो इसके अंदर क्या कह रहा है कि सोशोलॉजी वॉज बॉर्न आउट ऑफ अ रिस्पॉन्स टू राइज ऑफ द टेक्नोलॉजी। सोशोलॉजी जो है वो राइज हुआ है टेक्नोलॉजी के आने के बाद, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के आने के बाद। टेक्नोलॉजी इज़ अप्लाइड साइंस, टेक्नोलॉजी जो है वो एक अप्लाइड साइंस है। टूल्स टेंड टू बी मच मोर एफिशिएंट व्हेन दे आर मोड यूजिंग साइंस। तो कुल मिला के कह सकते हो कि सोशोलॉजी का तो शुरुआत ही साइंस से हुआ है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है उसी के मतलब कि इन रिस्पॉन्स में ये जो है सोशोलॉजी आई, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ उसके बाद। सेक्युलराइजेशन का मतलब क्या होता है, इट मीन्स ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन इन ऑल एरियाज ऑफ सोशल लाइफ इज स्टेडली डिमोनाइजिंग। मतलब कुल मिला के जो है, ये थोड़ा सा टेक्निकल डेफिनेशन है कि कुल मिला के जो है ये कह रहे हैं कि सोसाइटी के हर सोशल लाइफ के हर प्रोस्पेक्टिव से जो है रिलीजन को थोड़ा सा, उसके इन्फ्लुएंस को थोड़ा दूर रखना, जो सोशल मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन जो मतलब आपका लाइफ है। पर्सनल में कोई प्रॉब्लम नहीं, पर्सनली आप जिस मर्जी भगवान को माने, पूजे, आप उनको फॉलो करें, नो प्रॉब्लम। बट सोशल लाइफ में जो है आप जब रिलीजन को सेपरेट करते हैं तो वो सेक्युलरिज्म कहलाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें कि अर्ली सोशोलॉजिस्ट अगस्ट कॉम्टे, डरकाइम, कार्ल मार्क्स, वेबर ऑल बिलीव्ड दैट द प्रोसेस ऑफ सेक्युलराइजेशन वाज बाउंड टू अकर। जो प्रोसेस था सेक्युलराइजेशन का जो है, बाउंड टू अकर एज ए सोसाइटीज़ मॉडर्नाइज्ड एंड बिकेम मोर reliant on science and technology to control and explain the social world। तो ये सोशल वर्ल्ड को एक्सप्लेन करने में काफ़ी ज़्यादा मतलब कि जो है हेल्प करता है। इवोल्यूशन अगर देखें सेक्युलरिजेशन का, तो इंस्टीट्यूशनल रिलीजन, डिसएंगेजमेंट ऑफ चर्च, डिफरेंशिएशन, रिलीजियस प्लुरलिज्म एंड सेक्युलराइजेशन ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, जनरलाइजेशन, डेस्करलाइजेशन, पार्टिसिपेशन डिक्रीज्ड, डिक्लाइन इन पावर, वेल्थ, इन्फ्लुएंस, प्रेस्टीज, church disliked from other social institutions, more sects and cults came, running schools, hospitals, religious beliefs no longer and spirituality declined, desacralizations, supernatural forces are no longer seen as a controlling world। तो
काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसने साइंस के आने के बाद जो है चीज़ें मतलब कई हद तक जो है साइंस और कार्ल मार्क्स और ये सब तो बिल्कुल नहीं मानते, मतलब ये रिलीजन तो बिल्कुल ही, मतलब इसको कई सारे जो है चर्चेस को तोड़ा गया था, क्या कहते हैं आपका जो है ईस्टर्न यूरोप के अंदर जब कम्युनिज्म काफ़ी पीक पे था, तो बिल्कुल नहीं मानते ये लोग ये सब चीज़ें। रिलीजियस रिवाइवलिज्म की अगर हम बात करें, फंडामेंटलिज्म की अगर हम बात करें, रेफर्स टू अ मूवमेंट और अ बिलीफ कलेक्टिंग फॉर अ रिटर्न टू द बेसिक टेक्स्ट or fundamentals of revealed religious which are believed to be pure and contain original values and behavior। जो कहते हैं कि रिलीजियस रिवाइवलिज्म फंडामेंटलिज्म क्या है। रिलीजियस रिवाइवलिज्म का मतलब हो गया कि जब रिलीजन में जैसे मान लीजिए कि कुछ इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं, आप उसको जब इम्प्रूव करते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे भक्ति आंदोलन चला, भक्ति मूवमेंट के दौरान जो है जो कुरीतियाँ थी, पाखंड था, आडंबर था, उनको जो है कहीं ना कहीं एलिमिनेट किया गया उनसे। उसी तरीके से जो है इसी तरीके से जो धर्मों में सुधार होते हैं उसको रिलीजियस रिवाइवलिज्म कहते हैं। फंडामेंटलिज्म का मतलब क्या हो गया, एग्रेसिव आइडियोलॉजी रिलीजन को लेकर, जैसे कि रेफर्स टू अ मूवमेंट और बिलीव कॉलिंग फॉर अ रिटर्न टू द बेसिक टेक्स्ट और फंडामेंटल्स ऑफ रिवील्ड रिलीजियस विच आर बिलीव्ड टू बी प्योर एंड कॉन्टेन ओरिजिनल वैल्यूज़ एंड बिहेवियर। तो कुल मिला के जो है फंडामेंटलिज्म का मतलब हो गया कट्टरवादी। पहली बात तो आप रिलीजन को लेकर कट्टर हैं, साथ में चाहते हैं आप कि वही पुराने बेसिक टेक्स्ट पे और फंडामेंटल्स पे वापस लौटा जाए, वही सब चीज़ें, मतलब कि रिलीजन को फिर से क्या कहते हैं आधार मान के चले सोसाइटी अपनी, और प्योर एंड कॉन्टेंट ओरिजिनल वैल्यूज़ एंड बिहेवियर, ठीक है, और विद पॉलिटिकल लेजिटिमेसी एंड पावर, ठीक है। सिस्टम ऑफ किनशिप, फैमिली, हाउस होल्ड, मैरिजेस, टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ फैमिली। ये कह रहा है कि अच्छा सिस्टम्स ऑफ किनशिप, ठीक है। सिस्टम ऑफ किनशिप हमारा अगला चैप्टर जो है, आई थिंक दैट हैज़ बीन स्टार्टेड नाउ, दैट इज़ सिस्टम ऑफ किनशिप, ठीक है, चैप्टर 9। चैप्टर 9 हमारा स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें देखते हैं क्या है इसके अंदर कि फैमिली, हाउस होल्ड, मैरिजेस, टाइप्स ऑफ फैमिली, फॉर्म्स ऑफ फैमिली, लीनियज, डिसेंडेंट, पैट्रियार्की, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स, ऑल आर द फॉर्म्स ऑफ व्हाट, ऑल आर द फॉर्म्स ऑफ किनशिप यू कैन से। फैमिली का मतलब क्या है, एनाटॉमिक गिडेंस कहते हैं, एज अ ग्रुप ऑफ पर्सनस डायरेक्टली लिंक्ड बाय किन कनेक्शन, एडल्ट मेंबर्स ऑफ विच एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैरिंग ऑफ चिल्ड्रन। टाइप्स ऑफ फैमिली में जैसे देखेंगे कॉन्जुगल, कॉन्जुगल और कंपनीएट। कॉन्जुगल मतलब कि अवॉइड किड्स, जो किड्स को अवॉइड करते हैं, ठीक है, और या यू कह ले प्यार का रिश्ता जहाँ पे हो, जहाँ पे खून का रिश्ता ना हो, जैसे हस्बैंड वाइफ में जो है प्यार का रिश्ता होता है, खून का नहीं होता। और सेकंड होता है न्यूक्लियर फैमिली, यू नो दैट, ठीक है ना, उसका कंपाउंड फैमिली होता है, पॉलीगैमस। उसका लीनियरली एक्सटेंडेड फैमिली, जॉइंट, लेटरल। अब यहाँ पे जो है और उसके बाद क्या कहते हैं लीनियल एक्सटेंडेड जो फैमिली होती है वो तो 3 से मोर जनरेशन होती है। कंपाउंड जो होती है वो पॉलीगैमस होती है, ठीक है। और एक्सोगैमस, पॉलीगैमस हमने देखा था अभी, रुको। डिसेंट पहले डिसेंट के आधार पे होता है, वो पैटिलिनियल होता है, मैटिलिनियल होता है, बाइलिनियल होता है। रेजिडेंस के आधार पे मैट्रिलोकल होता है, पैटिलोकल होता है, नियोलोकल्स होते हैं। और वैन को अथॉरिटी, पैट्रियार्की, मैट्रियार्की, फिलियोसेंट्रिक। फिलियोसेंट्रिक बच्चों की अथॉरिटी जहाँ पे हो उसे फिलियोसेंट्रिक कहते हैं, फिलियोसेंट्रिक में जहाँ बच्चों की अथॉरिटी होगा, ठीक है। अब सोसाइटी में वाकई में फिलियोसेंट्रिक जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब फैमिलीज हो रही हैं, ठीक है। पेट्रोनिमिक और मेट्रोनिमिक, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें। कॉन्जुगल और कॉन्साग्यूनल। कॉन्साग्यूनल का मतलब जो खून का रिश्ता, और कॉन्सनग्यूनल का मतलब खून का रिश्ता, और कॉन्जुगल का मतलब प्यार का रिश्ता। रिकॉन्स्टिट्यूटेड फैमिली, लाइक रिकॉन्स्टिट्यूटेड फैमिली की बात करें तो स्पाउसेस लिव विद चिल्ड्रन ऑफ प्रीवियस एज वेल एज करंट मैरिज। स्पाउसेस जो है मतलब कि जो है रिकॉन्स्टिट्यूटेड फैमिली का मतलब होता है जो स्पाउस होती है, लिव विद द चिल्ड्रन ऑफ प्रीवियस और एज वेल एज करंट मैरिज। हाँ, तो मतलब कि जो पिछले के साथ जो है बच्चों के साथ, और जो है अभी करंट में जो मैरिज है उसके साथ भी रह रही है, तो इसको रिकॉन्स्टिट्यूटेड फैमिली कहते हैं। जो सिंगल पेरेंट्स होते हैं, ठीक है ना, पेरेंट्स आर वेरी सिंगल, लिव इन, लाइक इस तरह का। मैरिज लूजिंग अपील नाउ डेज। मैरिज जो है वो लूज़ कर रहा है अपना अपील, काफ़ी लोग मैरिज को अवॉइड कर रहे हैं अब। राइजिंग डिवोर्स, डिवोर्स काफ़ी बढ़ गया है, सेपरेशंस काफ़ी बढ़ गए हैं। फॉर एवर लव, चेंजिंग इनटू लव, टिल फर्दर नोटिस, ये सब बढ़ हट गए हैं थोड़े से। इंडिया के अंदर जो है मैरिज इज़ स्टिल इम्पॉर्टेंट, बट इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो इंडिया में तो मैरिज अभी भी बहुत बड़ा फिनोमेना है, और होना भी चाहिए यार, बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब मेरे हिसाब से, मतलब मुझे लगता है कि यार ये आई थिंक हमारे यहाँ हमारा देश हमेशा जो है एक ऐसा रहा है, परिवार की तरह है।
ये वेस्टर्नाइजेशन वालों ने थोड़ा सा इसको, ये थोड़ा सा मुझे भी लगा कि यार ये जो सेपरेशन की पॉलिसी है थोड़ा सा ये ठीक है, इंडिपेंडेंसी अच्छी चीज़ है लेकिन जुड़ाव भी रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं आपका जो है फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ फैमिली क्या होती है, तो इनके ऊपर एक बुक लिखी थी जी मर्डॉक ने, जिसका नाम था सोशल स्ट्रक्चर। उसके अंदर 4 फंक्शन बताए: इकोनॉमिक, कंट्रोल रिप्रोडक्शन, रेगुलेशंस, सेक्सुअल रिलेशंस, सोशलाइजेस चिल्ड्रन। तो ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक फैमिली के ऊपर। पार्सन्स कहते हैं, टालकोट पार्सन कहते हैं कि प्राइमरी सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड देन स्टेबलाइजेशन ऑफ एडल्ट पर्सनैलिटी। उसके बाद डिसफंक्शन ऑफ फैमिली क्या है, जैसे कि स्टेट क्विस्ट ऑलवेज, स्टेटस क्वे होता है हमेशा। जैसे आप फैमिली में हमेशा जो है आपका स्टेटस एक जैसा रहता है, आप कभी एक्सपेंड करना चाहो तो शायद नहीं कर सकते। आइडियोलॉजिकली कंडीशनिंग होती है कि आप एक हद तक जो है चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद इमोशनल स्ट्रेस होता है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, नो डाउट। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं कई बार। एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ वीमेंस होता है। सेक्सुअल एब्यूज़, मैरिटल रेप, इस तरह की चीज़ें, डोमेस्टिक वायलेंस एंड हैम्पर्स क्रिएटिविटी, ये सारी चीज़ें जो है मतलब कि फैमिली के अंदर आपको दिखाई देगी। उसके बाद अगर हम देखें तो आपका जो है वर्क्स एंड इकोनॉमिक लाइफ, अगर हम सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क इन अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल, अच्छा वर्क्स एंड इकोनॉमिक लाइफ हमारा जो है चैप्टर 6 है। ठीक है। इसके अंदर बता रखा है किसके बारे में, इसके अंदर दिखा रखा है आपका जो है सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क इन अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोसाइटी। हमारे यहाँ पे सोशल ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरह के वर्क्स होते हैं। स्लाव सोसाइटी होती है, फ्यूडल सोसाइटी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी, कैपिटलिस्ट सोसाइटी, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क्स, लेबर एंड सोसाइटी। वर्क का मतलब होता है एनी एक्टिविटी विच इन्वॉल्विंग ह्यूमन एफर्ट। काम का मतलब होता है कि जिसमें ह्यूमन एफर्ट की रिक्वायरमेंट हो, सिंपल। वो पेड हो सकता है, अनपेड हो सकता है। 2 तरह के लोग, एक लेबर होता है, एक वर्कर। लेबर कौन होता है? जिसके पास चॉइसेस जो है रिगार्डिंग वर्क जो होते हैं वो थोड़े से कम होते हैं, यानी ज़्यादा होते हैं। ठीक है। और लेस चॉइस, अच्छा मतलब उनके पास ज़्यादा होते हैं लेकिन इनके पास जो है थोड़े कम होते हैं वर्कर्स के पास। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप हाईली इनफॉर्मल होते हैं। ठीक है। इंडस्ट्रियलिज्म और क्या कहते हैं कैपिटलिज्म क्या है? इंडस्ट्रियलिज्म का मतलब स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी जहाँ पे हो, प्रोसेस ऑफ मास प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो। यहाँ पे है ब्रॉड इन आइडियोलॉजी, प्रोसेस, प्राइवेट ऑनरशिप हो, प्रॉफिट मोटिव हो, फ्री मार्केट प्रिंसिपल्स हो। लेनिन, पीपल इन डेमोक्रेसी आर टेकिंग पीपल, पीपल इन सोशलिज्म आर वर्किंग पीपल। तो लेनिन कहते थे कि पीपल इन डेमोक्रेसी आर टेकिंग पीपल, सॉरी टॉकिंग पीपल। ठीक है ना। एंड पीपल इन सोशलिज्म आर वर्किंग पीपल। तो सोशलिज्म में वर्किंग पीपल रहते हैं और उसमें टॉकिंग पीपल रहते हैं। तो ठीक है, अपनी अपनी जगह पे सही है। उसका 10वां चैप्टर है, दैट इज़ सोशल चेंज इन मॉडर्न सोसाइटी। अब 10वां चैप्टर है सोशल चेंज इन मॉडर्न सोसाइटी में क्या है? यूनिवर्सल फिनोमिना, चेंज इन सोशल ट्रांस फंक्शंस, रिलेशनशिप, सोशोलॉजी इट सेल्फ अ चाइल्ड ऑफ सोशल चेंज थ्योरी। इवोल्यूशनरी थ्योरीज में देखें तो हमारा जो है जो सोशल चेंज इन मॉडर्न सोसाइटी में यूनिवर्सल फिनोमिना है, चेंज आता ही आता है, चाहे सोशल स्ट्रक्चर में आए, फंक्शन में आए, रिलेशनशिप में आए। सोशोलॉजी इट सेल्फ एज अ चाइल्ड ऑफ अ सोशल चेंज, सोशोलॉजी खुद एक सोशल चेंज का ही चाइल्ड है। ठीक है ना, उसी से ही पैदा हुआ है। थिंकर्स, इसमें थ्योरी जो है इवोल्यूशनरी थ्योरीज हैं। इवोल्यूशनरी मतलब कि स्लो प्रोसेस में, अनलीनियर, नियो इवोल्यूशनरी थ्योरी, साइक्लिक थ्योरी, ये सारी थ्योरीज हैं। एजुकेशन सोशल चेंज हेल्प्स इन चेंजिंग बेसिक आउटलुक एंड एस्टैब्लिश पैटर्न। डिपेंडेंसी थ्योरी जो है डेवलप्ड इन द लेट 1950s अंडर द गाइडेंस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक कमीशन फॉर द लैटिन अमेरिका, राउल प्रेबिस का। तो ये सारा का सारा जो था चैप्टर 10 के बारे में, डिटेल में नहीं है मुझे पता है, मैंने सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा डाला हुआ है इसके अंदर। डिटेल में अभी आएगा, जब डिटेल में आएगा इसके अंदर तो और बेटर तरीके से आपको बताया जाएगा। सिर्फ ये 10 चैप्टर के नाम याद रख लो। पहला चैप्टर सोशोलॉजी एज अ डिसिप्लिन, दूसरा साइंस, तीसरा मेथड एंड मतलब रिसर्च मेथड एंड एनालिसिस, चौथा सोशोलॉजिकल थिंकर, पांचवा सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड आपका जो है सोशल मोबिलिटी। उसके बाद जो है इकोनॉमिक वर्क एंड लाइफ, ठीक है ना, वर्क्स एंड इकोनॉमिक लाइफ। उसके बाद सोशोलॉजी एंड पॉलिटी, उसका सोशोलॉजी एंड रिलीजन, फिर किनशिप हो गया। ठीक है। उसके बाद सोशोलॉजी एंड सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स, उसका क्या कहते हैं रिलीजन एंड सोसाइटी। उसका सिस्टम ऑफ किनशिप और सोशल चेंज, ये 10 चैप्टर हो गए। अब हम देखेंगे किसके अंदर, अब हम देखेंगे चैप्टर पेपर 2 के अंदर, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है ना, वो भी बहुत आसान है। उसके लिए हम मिलते हैं अगली बार। ठीक है।